नमस्कार दोस्तों। जन सुलभ पुस्तकालय पर इस श्रृंखला में आपने मुझसे यात्रा वृत्तांत सुने हैं। ऐसी यात्राएं जो मैंने इस देश के सुदूर अंचलों में गांव की ओर की हैं। मुझे लगता है कि यात्रा का जो एक अर्थ होता है वो है कि जिसमें हमें तरह तरह के अनुभव होते हैं, जिसमें हम कई घाटों से गुज़रते हैं, जिसमें तरह तरह के लोगों से मिलना होता है। तो मैं सोच रही थी, तो मुझे लगा कि मैं शायद सबसे ज़्यादा असंख्य लोगों से जहाँ मेरा मिलना हुआ है वो तो दरअसल भारत भवन था, जहाँ मैंने वर्षों काम किया, जहाँ मैंने सिरेमिक की विधा में, मिट्टी की विधा में काम करना सीखा और फिर लंबे समय तक वहीं काम करती रही वहाँ के स्टूडियो में। तो मेरे लिए एक तरह से भारत भवन का वह पूरा लंबा दौर, जब मैं वहाँ सीख रही थी, जब इतने अद्भुत कार्यक्रम मैंने वहाँ पे सुने, देखे, तो मुझे लगता है ये भी एक यात्रा थी, बहुत ही ख़ास यात्रा। और मुझे लगा कि इस पर एक संस्मरण मैंने लिखा था, जो बहुवचन पत्रिका के लिए मुझसे पीयूष दहिया जी ने लिखवाया था। ये बहुवचन के चौथे अंक में छपा था और इसे लिखकर खासा समय हो गया है, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बातें मेरे लिए तो बिल्कुल बासी नहीं पड़ी हैं और संभवतः आप सब को भी इसमें मज़ा आएगा। इसका शीर्षक है कुएं में झांकते हुए। वो किसी कुएं में झांकने जैसा था, ऐसा कुआं जिसमें झांकने पर पानी की जगह कुछ अप्रत्याशित ही पाए। मैं अपने माता पिता के साथ भारत भवन आई हूँ। मुख्य द्वार पार कर लेने तक भी मुझे कोई एहसास नहीं है कि मैं एक जादुई कुएं की मुंडेर पर खड़ी हूँ। पहली सीढ़ी पर मैं जड़वत खड़ी रह जाती हूँ, बाकी लोग आके निकल चुके हैं। मैं वहीं पीछे सीढ़ी पर छूट गई हूँ। कुएं के तल पर एक लड़की 7 रंगों वाला घाघरा पहने खिलखिलाकर हंस रही है। उसने दोनों हाथ आगे फैला रखे हैं, जिस पर 2 उतना ही हंसते लड़के ताली देते हैं। यह हंसता हुआ समूह एक दीवार के पीछे ओझल हो जाता है। नीचे से माँ की आवाज़ आती है, कहाँ रह गई, आओ। शायद वे मेरा डर भांप गई हैं। उनकी आओ में मुझे उनके बढ़े हुए हाथ का आभास होता है। मैं उतरने लगती हूँ। नीचे बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से कई को मैं जानती भी हूँ, पर वे सब भी यहाँ बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं। कितने खुले खुले से, कितने खुश, कितने सुंदर। मेरे पास से अभी अभी एक लड़का गुजरा, हरे रंग की शर्ट पहने हुए। उसकी शर्ट के चौथे बटन के बाद रंगों का एक चौड़ा सा पट्टा है, जैसे वो किसी रंग वाली टेबल से जा टिका हो, और उसके नाखून भी रंग से सने हुए हैं। 2 लड़कियां लगभग भागती सी जा रही हैं, एप्रन पहने हुए। एप्रन पर भी वही रंगों का पट्टा। अरे नंगे पैर ही भागे जा रही हैं। वे भी सामने के आयताकार खिड़की नुमा दरवाजे में गायब हो जाती है। कार्यक्रम शुरू होने को है। कुमार गंधर्व का गायन है। कमाल की जगह है ये हॉल। ये हॉल भी किसी बावड़ी या कुएं सा ही है। 3 तरफ से सीढ़ियाँ उतरती हैं वहाँ जहाँ कुमार गंधर्व गा रहे हैं। हम सब इन्हीं सीढ़ियों पर बैठे हैं। कुमार जी ने स्वर को गेंद की तरह ऊपर उछाल दिया है, इतने ऊपर कि वो नज़र से ओझल हो चुका है। सबके भीतर खलबली है। ये स्वर अब किस तरह लौटेगा? लौटेगा भी या नहीं? कहीं बीच में ही बिला तो नहीं जाएगा? तभी
वह फिर से नज़र आता है हम सबको। द्रुत वेग से आता वह स्वर कुमार गंधर्व के कंठ में यूं ही समा जाता है जैसे स्वर्ग से उतरती वेगवती गंगा शिव की जटाओं में समाई थी। तीसरी कतार में पहले ही स्थान पर बैठी उपस्थिति मुड़कर देखती है। पीछे सर्चलाइट सी गुजरती उसकी नज़रें जानना चाहती हैं कितनों ने उस स्वर के वेग को उतरते देखा। मुझ पर से भी गुजरती हैं वे, और मैं मुस्तैद विद्यार्थी सी हाँ में सिर हिलाती हूँ। पापा की उंगलियाँ मेरे और मेरी बहन के घुटनों पर मात्रा गिनती हैं। बताओ कौन सा ताल है? धा धी ना नाती नक 1 2 3 1 2 3 4। इस घटना के लगभग 3 वर्ष बाद मैं माँ के बहुत कहने पर भारत भवन द्वारा विद्यार्थियों के लिए आयोजित 1 माह की सिरेमिक्स कार्यशाला में नाम दर्ज कराती हूँ। मिट्टी का काम सीखने का मन तो मेरा बहुत है, ख़ास तौर पर तब से जब से कक्कू ने मुझे चाक के काम के बारे में बताया। कक्कू मेरी छोटी बहन जो जब 7 वर्ष की थी तभी उसने वहाँ ये काम सीखा था, पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती। मैं विज्ञान की छात्रा, कला वाला से भला मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? देखना सुनना अलग बात है। अभी कुछ दिन पहले ही दार्शनिक यशदेव शल्य कह रहे थे, लोग सोचते हैं कि जो काम वे करते हैं बतौर अपनी पसंद अपने व्यवसाय के, वे स्वयं उन्होंने अपने लिए चुने हैं। मैं फिर से पढ़ती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही दार्शनिक यशदेव शल्य कह रहे थे कि लोग सोचते हैं कि जो काम वे करते हैं बतौर अपनी पसंद अपने व्यवसाय के, वे उन्होंने स्वयं अपने लिए चुने होते हैं, जबकि ज़्यादातर होता इसका ठीक उल्टा है। व्यवसाय या हुनर ही दरअसल उन्हें चुन लेता है। औरों के बारे में हो न हो, मेरे बारे में यह बात 100% सही है। मैं वनस्पति छात्र की विद्यार्थी, मुझे पेड़ों और जंगलों में कितना रस आता है ये बात मेरे मित्र जानते हैं। जंगल में कौन सा पेड़ किस पेड़ का पड़ोस पसंद करता है और कैसे प्रायः वे साथ लगे पाए जाते हैं, कि कैसे इनकी मित्रता को नज़रअंदाज करते वन विभाग के लोग सोशल फॉरेस्ट्री के नाम पर पेड़ों के बिल्कुल अलग समूह साथ लगाते हैं, और इस तरह हम शहरी उनकी असल दोस्ती से बिल्कुल अनजान ही बने रहते हैं। जब मैं एमएससी कर रही थी, फॉरेस्ट इकोलॉजी मेरा स्पेशल सब्जेक्ट था, तो हमें जंगल में ले जाया जाता था पेड़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि इस बात को ज़रा ध्यान से देखो कि क्या ऐसा है कि एक पेड़ कोई किसी खास पेड़ का ही पड़ोस पसंद कर रहा है, किसी खास पेड़ का आपसी साथ बार बार देखने मिलता है, और तब हम लोगों ने सचमुच उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश की थी और पाया था कि सचमुच ऐसा है कि अमुक पेड़ के साथ ही मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य से शहरों में जो सोशल फॉरेस्ट्री की जाती है, पेड़ लगाए जाते हैं, उसमें इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि अधिकतर तो ऐसे पेड़ लगा दिए जाते हैं जो एक्जोटिक होते हैं, जो इस इलाके के होते ही नहीं हैं। तो यही थे मेरे प्रिय विषय जिनके बारे में बतियाती मैं पाई जाती थी रात दिन। फिर एक दिन मैंने पाया कि आधी रात पानी गिरने की आवाज़ सुन मैं हड़बड़ा कर जागती हूँ और ये कहते हुए कूदती हूँ बिस्तर से कि मिट्टी के सारे काम तो बाहर रखे हैं। ये समझने में मुझे खासा समय लगा कि अरे अभी रात है, कोई मिट्टी के काम बाहर नहीं पड़े, ये भारत भवन की सिरेमिक्स कार्यशाला नहीं, घर है, सो रहो चुपचाप। तब अचानक उस रात मैंने जाना
कि सोते जागते दरअसल अब मैं भारत भवन में रहती हूँ। फिर ये बात घर वालों को पता चली, फिर मोहल्ले वालों को, और तब होते होते सारी दुनिया को, जितनी मेरी दुनिया है उसको। तब ये बात होते होते सारी दुनिया को पता चल गई कि वो एक लड़की दरअसल सोते जागते भारत भवन में रहती है। हमारी पीढ़ी जो खासकर शहरों में पैदा हुई, उसकी बड़ी मुसीबत है। हमने सुना ही सुना है, देखा कुछ भी नहीं। गांव खेती किसानी से जुड़ा ऋतुचक्र, नदी में तैरना, मंदिर हाट चबूतरों पर भजन कथाएं, भागवत, आश्रम, गुरुकुल, गुरु जो ईश्वर से बड़ा होता है, नहीं, हमने ये सब नहीं देखा। इसके बारे में सुना ज़रूर है। हमें तो भागवत भी मेज़ कुर्सी पर बैठकर दोस्तोयेवस्की और हेमिंग्वे की किताबों की तरह ही पढ़नी सुननी होती है। हमारे गुरु अब ईश्वर से बड़े तो क्या, हमसे भी बड़े नहीं होते या नहीं होना चाहते। भारत माता ग्रामवासिनी, भारत प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यह सब निचली जमात में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों भर से हमने पढ़ा जाना है। इसका साक्षात अनुभव हमारी चेतना ने नहीं जाना। एक बड़ी सी खाई हमें हम ही से दूर करती हुई लगातार बढ़ती जा रही है। स्कूलों में वो पढ़ाया जा रहा है जो माता पिता को आता ही नहीं। देखिए, मैं कुछ उन लोगों में से हूँ जिन्हें किस्मत से ऐसे माता पिता, ऐसा परिवार मिला जो बहुत पढ़ने लिखने वाला, जानने समझने वाला था। लेकिन हम जो बनते हैं वो सिर्फ़ अपने परिवार से नहीं बनते। हमारा जो समूचा परिवेश होता है, हमारे मित्रों के घर परिवार, हमारा पूरा आस पड़ोस हमें बनाता है। तो जब मैं ये बात कह रही हूँ तो मैं ये एक पूरे समय की बात कर रही हूँ। स्कूलों में वो पढ़ाया जाता है जो माता पिता को आता नहीं। पिता अब वो सब जानने वाला पिता नहीं रहा। दादी, नानी, माँ, अब किसी को कोई कहानी नहीं आती। बाज़ार इस कदर हावी है कि लगता है सब बिकाऊ है। पिता में वह ताब नहीं कि कहे ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। टीचर में वो आवाज़ नहीं, घाट चबूतरे हैं नहीं, संत फकीर कोई दिखते नहीं। मंदिर में केवल लाउडस्पीकर से निकलते भौंडे गीत हैं। घर के मंदिर में भी अब केवल सत्यनारायण की या संतोषी माँ की कथा कही जाती है, जिन्हें न करने से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। यानी कि डराने के उपाय होते हैं ये, बजाय आपको आपकी आस्था को कोई सुकून भरा कोना मुहैया कराने के बजाय आप इन्हें इसलिए करते हैं कि आप डर रहे हैं दरअसल, या ऐसा ही कुछ। लेकिन कुछ चीज़ें आज भी दृश्य में शामिल हैं और जिन्हें जाने अनजाने हमने भी देखा है। रास्ते, जंगल, चौराहे पार करते हुए बेडौल सिंदूर लगा पत्थर अनायास ही किसी पेड़ पर फहराता सफ़ेद छोटा सा तिकोना झंडा। यह भी देखा कि वो अनगढ़ पत्थर जिसमें फॉर्म की दृष्टि से कुछ भी विशेष नहीं, वो पेड़ जो बाकी पेड़ों की से किसी भी तरह विशिष्ट नज़र नहीं आता, असंख्य लोगों के लिए अर्थ का, सत्ता का, रूप का पुंज है। इन पुरी के जगन्नाथ जी को देखिए, जितना बड़ा शरीर लगभग उतना ही बड़ा चेहरा, और चेहरा भी अजीबोगरीब। बड़ी बड़ी गोल दो आंखें भर नज़र आती हैं, न मुंह जैसा मुंह, न नाक जैसी नाक। अलबत्ता नाक में एक तिरछी नथनी ज़रूर पहने हुए हैं। हाथ अधूरे, सिर्फ कोहनी तक, और वे भी वरद की मुद्रा में नहीं, एक बच्चे के मुझे गोदी ले लो कहने की मुद्रा में आगे बढ़े हुए हैं। गणेश के आकार के साथ क्या कम ज्यादती है, किस पर छोटे से मूषक को उनकी सवारी बना छोड़ा है, और उस पर से ये घोषणा कि इन्हें प्रसन्न किए बगैर
किसी अन्य देवता तक पहुंचना संभव ही नहीं। कैसे कैसे आकार गढ़े हैं अगले वक्तों के कलाकारों ने, जो बिना निराकार की कल्पना और एहसास के गढ़े ही नहीं जा सकते। एक भी आकृति इन्होंने ऐसी नहीं गढ़ी जो हमारे आसपास देखे गए किसी आकार या नाप में समा जाए। 4 मील की चढ़ाई चढ़कर जाइए तब पहुंचेंगे कासार देवी के मंदिर, जहाँ न मंदिर जैसा कुछ है न मूर्ति ही मूर्ति जैसी। पर कभी किसी को शंका नहीं हुई कासार देवी के वहाँ न होने की, न ही उनके रूप को लेकर कोई संशय उठा। वह तो अब जाकर हमारी टूरिस्ट आँखों को वो मंदिर, वो मूर्ति बेकार मालूम होती है। उन तमाम लोगों ने जिन्होंने अभी हाल तक एक अनगढ़ पत्थर या समूचे पहाड़ या पेड़ में सारे आकारों की संभावना को जाना था, वही जिसमें से जगन्नाथ, गणेश, अर्धनारीश्वर जैसे आकार संभव हुए, वे ही लोग ज़्यादातर तो बिना भारत भवन आए ही या कभी कभी वहाँ आकर ये कहते हैं भाई समझ में नहीं आते, वहाँ रखे चित्र मूर्तियाँ उनका कोई मतलब ही नहीं निकलता। भारत भवन कलाकारों के लिए नहीं, आकारों के लिए वो अवकाश नहीं, आकाश। वह आकाश निर्मित करने की कोशिश है जहाँ वे अबाधित रूप से फैल सकें या फिर घनीभूत हो मात्र एक बिंदु में समा जाएं। कहने का यह अर्थ कदापि नहीं कि वहाँ जो कुछ है, जितने चित्र मूर्तियाँ हैं, वे सब अद्भुत हैं। उनका अद्भुत होना ना होना महत्वपूर्ण होते हुए भी इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना इस निरभ्र निराकार में निहित बहुरूपीय के जन्म लेने की संभावना के लिए अवकाश प्रदान करना है। मुझे लगता है कि भारत भवन जैसे तमाम इंस्टीट्यूशंस की हमें ज़रूरत है, तो इसलिए क्योंकि ये वो स्पेस हैं, ये वो स्थल हैं जहाँ ये अवकाश है कि तमाम तरह के आकार, रूपाकार बन पाएँ, गढ़े जा सकें। सुबह 7 बजे के लगभग का समय रहा होगा। मैं उस समय सिरेमिक्स कार्यशाला में अकेली ही थी। 2 दिन पूर्व लगाया गया आवा अब इतना ठंडा हो चुका था कि मैं उसमें से अपने तैयार काम निकाल सकूं। पॉट्स अभी काम थे, जो शिल्प थे, अभी भी गर्म थे। मैं ऊंचे स्टूल पर चढ़ी हुई एक एक कर उन्हें निकाल रही थी। तभी कार्यशाला का वह गुप्त दरवाज़ा खुला जो ट्राइबल आर्ट गैलरी में खुलता है और सामान्यतः सदा बंद रहता है। तीसरी कतार में पहले ही स्थान पर बैठने वाली उपस्थिति, जिनकी सर्चलाइट नज़रें अलग अलग अवसरों पर हमेशा तलब करना चाहती थी कि कितनों ने उस वेग, उस विराट, उस अकिंचन का अवतरण देखा। हाँ, वही उपस्थिति किन्हीं अत्यंत महत्वपूर्ण विदेशी लोगों को भारत भवन दिखा रही थी। जो भारत भवन के उस दौर से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि अशोक वाजपेयी जी तीसरी कतार में पहले, और उनका परिवार, और वो वहीं बैठा करते थे। तो यहाँ उनका रेफरेंस है। तो वो एक दिन, उस दिन सुबह 7 बजे जब मैं अपने आवा में से, अपनी भट्टी में से शिल्प निकालने गई थी, तो वो अचानक वहाँ पे आ गए। हाँ, वही उपस्थिति किन्हीं महत्वपूर्ण विदेशी लोगों को भारत भवन दिखा रही थी। मैं इस तरह स्टूल पर चढ़ी आधी आवे में घुसी हुई पाई गई कि उनके भवें तन गए। क्यों, इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जैसे तैसे गिरते पड़ते बताने की कोशिश की। जो गर्म शिल्प मेरे हाथ में था उसे उन्हें पकड़ा दिया। अचानक ही वे बहुत प्रसन्न दिखे। तुम्हारा काम है? फिर उन्होंने उन महत्वपूर्ण लोगों से अंग्रेज़ी में जो कुछ कहा वो कुछ यूँ था। देखिए, भारत भवन सिर्फ कला का संग्रह स्थल नहीं है, बल्कि एक जीवित जगह है। ये कला और इस तरह कलाकार के निर्मित होने की जगह भी है। फिर उन्होंने मेरा परिचय करवाते हुए ये भी कहा कि इसने मिट्टी का काम भारत भवन में ही सीखा।
उन लोगों ने खासी देर तक वे तमाम काम देखे और न जाने क्यों मुझे लगा कि तीसरी कतार की उपस्थिति को सच में खुशी हुई। मुझे मेरे काम के साथ देखकर, मेरे हाथों कुछ बनता देखकर, मुझे कुछ बनता देखकर। कश्मीर के कालीनों पर मैंने कभी एक लेख पढ़ा था कि इस बात के लिखित साक्ष्य मिलते हैं कि अमुक राजा के शासनकाल में कच्चे रंग या हल्के वजन का धागा बेचने वाले पर जुर्माना किया जाता था। यानी खराब किस्म का धागा, ऊन बाजार में उपलब्ध न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता था। उसके शासनकाल में कालीन कशीदाकारी अपनी कारीगरी, कलात्मक उत्कर्ष के लिए बेजोड़ मानी जाती रही। गुणवत्ता, मूल्यवत्ता के पैमाने निर्धारित करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक संभव है, ये दोनों ही कठिन बातें हैं। लेकिन भारत भवन में भी इस बात का बहुत ख्याल रखा गया कि परिदृश्य में कोई खटकने वाली चीज़ न हो, चाहे वह किसी कार्यक्रम का कार्ड या ब्रोशर हो, या मंच की सजावट, या कुर्सियाँ, या वहाँ लगे पेड़, सब कुछ वैसा कि दृश्य पटल का हिस्सा जान पड़ता है, खटकता नहीं है। मंच पर बोलते हुए वक्ता को पानी की ज़रूरत पड़ सकती है और वो पानी स्वच्छ भी होना चाहिए, पर भारत भवन के मंच पर बिस्लेरी की बोतल रखी नहीं दिखाई देगी। पानी भरा कांच का गिलास ढका हुआ रखा होता है। किसी कारण से यदि पानी न रखा हो और वक्ता को पानी की ज़रूरत पड़ जाए तो सब एक दूसरे का मुंह ताकते बैठे नहीं रहते। जिसे भी सबसे पहले पता चलेगा वही उठकर यह काम संपन्न कर देगा। ऐसा हमारे यहाँ बहुत कम होता है कि किसी संस्था में काम करने वाले लोगों को लगे कि ये उनकी संस्था है और इसलिए वहाँ का हर काम भी उनका अपना है। भारत भवन की ये एक विलक्षण बात रही है कि उसने उससे जुड़े लोगों को गहरे जोड़ा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिया। कभी किसी ने भारत भवन के प्रांगण में गुटखे का पाउच या फेंका हुआ कचरा नहीं देखा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ वहाँ सब और कचरा फेंकने वाले, थूकने वाले हमारे लोग भारत भवन आते ही सुधर जाते हों। वे फेंकते ही होंगे, पर तुरंत कोई ना कोई उठा देता होगा। यहाँ की हर चीज़ में सुरुचि और एक सादगी, हर चीज़ के पीछे मेहनत, सोच विचार, लाघव की झलक मिलती है। कोई भी प्रकाशन हो, विषय वस्तु की उच्चतम स्तरीयता तो है ही, लेकिन साथ ही लेआउट, सज्जा, शब्दों आदि में जो किफ़ायत है वह अन्यत्र देखने नहीं मिलती। ये सादी छोटी छोटी बातें भी इतनी महत्वपूर्ण और साथ ही इतनी दुर्लभ होगी, इसका मुझे पहले एहसास ही नहीं था। अतिथि का, बड़े बूढ़ों का, गुरुजनों का सम्मान होना चाहिए, ये कह देना भर काफ़ी नहीं होता। ये बात भी हमने भारत भवन में जानी। मल्लिकार्जुन मंसूर गायन समाप्त कर मंच से उतरे तो भूल चुके थे कि चप्पल कहाँ उतारी थी। तीसरी कतार में बैठने वाली उपस्थिति आज भी थी। फौरन चप्पलें खोजकर हाजिर कर दी उन्होंने। चप्पलें खोजकर वे लाए थे, यानी अशोक वाजपेयी लाए थे, और कृत हम सब हुए। मेरे अंदर और शायद वहाँ उपस्थित तमाम लोगों के मन में यह लालसा जगी कि हे भगवान, इसी तरह इनकी चप्पलें बार बार खोती रहें और हम सबको भी उन्हें खोजने का मौका मिले। ज़िंदगी से बड़ा दानी भला कौन है? उसने हमें भी मौके दिए और हम सब भी शायद खरे उतरे। ये सोचना कितना अजीब लगता है कि वे ज़्यादातर लोग जो भारत भवन का हिस्सा थे आज वहाँ नहीं हैं। उनमें से कितने लोग मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर्व, जे स्वामीनाथन, रघुवीर सहाय आज इस दुनिया में नहीं है। दुनिया फिर भी है, भारत भवन फिर भी है, तमाम उन गूंजों को लिए हुए। मल्लिकार्जुन मंसूर ने कैसे कैसे राग यहाँ गाए जिनके अन्यथा तो हमने नाम भी नहीं सुने होते। रघुवीर सहाय का विश्व कविता उत्सव के दौरान कविताएं पढ़ते हुए अपनी किसी प्रिय कविता
जिससे वे अपने पाठ का समापन करना चाहते थे, को न खोज पाने पर कहना, आई हैव लॉस्ट माई पोएट्री। मिरोस्लाव होलोप की कविता फेंस की ये पंक्तियाँ, अ फेंस इज़ वन दैट सेपरेट्स नथिंग फ्रॉम नथिंग, अ प्लेस वेयर देयर इज़ नथिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर देयर इज़ ऑल्सो नथिंग। उस कविता उत्सव के लिए हम सबके भीतर का उत्साह, स्वामीनाथन जी की वह लाल किनार की लुंगी और लंबा सा ऊनी कुर्ता, वह हम सब का मिलकर भारत भवन के गुंबदों को चित्रित करना, कविताओं को सुनना तो दिव्य अनुभव था ही, पर उन सब कवियों के नाम, उनके चेहरे याद रखना, उन्हें यहाँ वहाँ भारत भवन के कोने में बैठा पाना ही अपने आप में चमत्कारी अनुभव था। साहित्य, संगीत, नाटक, रूपंकर कलाएं, इनके बीच का घरोपा यदि भारत भवन ना होता तो हम सब ने कभी जाना भी ना होता। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में लगने वाले महुआ, तेंदू, चिरौंजी और पलाश के पेड़ों के बीच के घरोपे को हम नहीं जानते। जो संगीत के मर्मज्ञ हैं वे प्रायः नाटक या साहित्य में कोई रुचि नहीं रखते, या रखते भी हैं तो अक्सर काफ़ी दोयम दर्जे का साहित्य से ही काम चला लेते हैं, या साहित्यकार काफ़ी दोयम दर्जे के संगीत से ही काम चला लेते हैं। ये किस्सा बाकी विधाओं के साथ भी है, लेकिन भारत भवन ने जिस तरह का माहौल रचा जिसमें हम बड़े हुए, और इसीलिए मुझे लगता है, मैं हमेशा ये कहना पसंद करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी जो मैंने एमएससी किया था या बाद में एमए किया उसका कोई ख़ास मायने है। मुझे लगता है कि मैं एक तरह से मैं भारत भवन की स्नातक हूँ। मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो भारत भवन में हुई, और शायद स्नातकोत्तर मानव संग्रहालय से किया। ये ही वो इंस्टीट्यूशंस हैं, और इन इंस्टीट्यूशंस की समाज में कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, होती है, ये इस बात से जाहिर होता है। भारत भवन इसी अर्थ में नदी तालाबों का वह घाट, छोटे कस्बों का वह रामलीला मैदान रहा है, जहाँ हमने सुना है कि नट सपेरे अपना खेल दिखाते थे। नौटंकी मंडलियाँ आती थीं जो आने वाले वर्ष भर के लिए पूरे कस्बे को चर्चा का विषय दे जाती थी, जहाँ कनफटे जोगी रात रात निर्गुण भजन गाते थे। सुनते हैं यही वे जगहें थीं जहाँ से गांव का फला लड़का नौटंकी कंपनी के साथ भाग जाया करता था, फला साधुओं की भजन टोली के साथ हो लिया करता था। भारत भवन की सीढ़ियों पर भी यकीन मानिए कोई कम लोग नहीं लुटे, न जाने किस बाट जाते थे और किस बाट हो लिए। सूची बनाई नहीं गई होगी, पर फिर भी लगभग 50 से ऊपर चित्रकार, मूर्तिकार, कोई 20-30 संगीतकार, 50 एक रंगकर्मी, नर्तक, या शायद उससे भी ज़्यादा, 20-25 लेखक, और कम से कम 500 से 1000 ऐसे दर्शक जो इन सभी विधाओं के उच्चतम रूप रस का आस्वाद लेना जानते हैं। आज के इस समय में जहाँ हम सब पर समय का दबाव इस कदर हावी है, सस्ता मनोरंजन इतना सस्ता है कि उसे चुनौती देना उतना ही कठिन काम है जितना बाज़ार से प्लास्टिक थर्माकोल के गिलासों के बरक्स कुल्हड़ को स्थापित करना। कुम्हार का एक कुल्हड़ 5 पैसे कुम्हार एक कुल्हड़ के 5 पैसे कमाने से भी संतोष करने को राज़ी है, पर अफसोस बाज़ार भाव के मुताबिक ये भी महंगा है। प्लास्टिक का गिलास 5 पैसे के 5 के भाव से उपलब्ध है। ऐसे कठिन समय में भारत भवन की अंतरंग दीर्घा ने घाट मंदिरों पर बने उन चबूतरों के रिक्त स्थान को भरने का प्रयास किया है जो अब या तो नहीं हैं या सूने पड़े हैं। इस दीर्घा में दया कृष्ण, यशदेव शल्य जैसे विद्वानों ने आकर अद्भुत ऊष्मा बांटी है, जहाँ अनेकानेक काव्य पंक्तियों ने प्रसाद के नाटक के पात्र स्कंदगुप्त देवसेना के वियोग ने हम सबको कितनी बार भिगोया है, जिलाया है, हिलाया है। किन्हीं कला विद्यालयों
नाटक विद्यालयों ने जो काम करने चाहिए थे, जिन प्रश्नों को खड़ा करने का साहस करना चाहिए था, जिस तरह की बहस को जन्म देना चाहिए था, जिन असंख्य अनचिन्ही पगडंडियों को नापने का प्रयास करना चाहिए था, सच पूछो तो भारत भवन ने किया, या कहिए उसे करने का स्वप्न देखा। आदिवासी तथा लोक कलाओं को आधुनिक कला के बरक्स बिल्कुल आमने सामने रखकर देखना, वह नज़र विकसित करना जो ये देख सके कि कला के वे कौन से मूलगामी तत्व हैं जो आधुनिक या आदिवासी या शास्त्रीय कला के रूपों को स्पंदित करते हैं। शायद भारत भवन ने ही इस प्रश्न की प्रकारांतर से पड़ताल की कि क्यों इस देश ने यथार्थवादी शैली को कभी नहीं अपनाया, चाहे वो चित्रकला हो या नाटक। अब्राहम अलकाज़ी के विभाजित रियलिस्टिक मंच से व कारंत का खुला मंच, जिस पर से इतिहास, कालखंड, अलग अलग किरदार सहज ही आवागमन करते हैं, कितना भिन्न है। यही वो खुलापन है जिसके चलते आप पॉल क्ली, पहाड़ी मिनिएचर या सोनाबाई रजवार के चित्रों को एक साथ पसंद कर सकते हैं। मैं यहाँ किसी तरह के सरलीकरण की कामना नहीं कर रही। मैं ये कतई नहीं कह रही कि सब मनुष्य समान हैं और इसलिए सबसे प्यार करो, बल्कि इसके विपरीत को इंगित करना चाह रही हूँ। ये तीन नितांत भिन्न अस्मिता के, नितांत भिन्न भाव संपदा के, भिन्न शैली के, भिन्न परिवेशों में पले लोग हैं और इनके काम में सच पूछो तो कोई साम्य नहीं, कोई तुलना नहीं। फिर भी इन सभी के काम में रमा जा सकता है। इन सभी ने सत्य को की एक कौंध को पकड़ा है। इन्हें इनकी भिन्नताओं के बावजूद, बल्कि उसी के कारण एक ही साथ पसंद किया जा सकता है। पहले पहले भारत भवन आई थी, उसी दिन अलादीन के साथ कुएं में या कहो गुफा में उतरने का सा रोमांच हुआ था। पर अलादीन की ही तरह तब ये नहीं पता था कि वहाँ कोई जादुई चिराग भी है। यह भी नहीं पता था कि मैं उस गुफा में कैद हो जाऊंगी और तब अपने अज्ञान के बीच कब वह चिराग रगड़ बैठूंगी जो मुझे दुनिया की सबसे संपन्न, सबसे सुखी लड़की बना देगा। काफ़ी समय तक यहाँ काम करने के बाद एक रोज़ जब मैंने अपने मित्र कबीर से, जो कि वास्तुविद हैं, वास्तुकार हैं, कहा कि अजीब बात है, भारत भवन में होते हुए न तो किसी इमारत में होने का एहसास होता है, न यह आभास ही होता है कि यहाँ इतने सारे लोग हैं, जैसे सारे लोग किन्हीं गुफाओं में गायब हो गए हों। एक आंगन से निकलकर आप दूसरे आंगन में होते हैं, एक सीढ़ियों को उतरकर खुद को दूसरी सीढ़ियों पर पाते हैं। उस शाम उसके साथ भारत भवन में हुई बातचीत ने मेरे भीतर शायद पहली बार वास्तुशिल्प को देखने जानने की एक सजग चेतना जगाई। उसने बताया कि सचमुच भारत भवन को बनाने वाले वास्तुविद चार्ल्स कोरिया उसे नॉन बिल्डिंग, यानी जो बिल्डिंग नहीं है, नॉन बिल्डिंग कहते हैं, और उनका ध्येय इस कलाओं के घर में ज़्यादा से ज़्यादा मुक्ताकाश आंगन बनाना ही था, और यह भी कि भारत भवन के वे धंसे हुए द्वार जिनके भीतर सब गायब हो जाते हैं, सचमुच गुफा के विचार को ध्यान में रखकर ही बनाए गए थे। उसने ये भी बताया कि यहाँ घूमते हुए व्यक्ति को बगीचे में होने का एहसास हो, यह भी वास्तुकार की मंशा थी। मैं तो चकित रह गई। तभी तो आप भारत भवन में कहीं भी खड़े हों, आपके सामने एक साथ कई दिशाएं, कई स्पेसेस खुल रही होती हैं, और यदि आप बंधे बंधाए समय और काम के साथ न आए हों तो ये तय कर पाना कठिन होगा कि कहाँ जाएं, तालाब की ओर या उस दूसरे आंगन में। इस इमारत में भीड़ उस तरह से कभी महसूस ही नहीं होती।
इतने सारे मोड़, इतने सारे कोने, इतने तल हैं कि सबके लिए यह विशिष्ट जगह निकाल लेती है जो उस समय केवल उसकी होती है। वो दरवाज़ा जिसके सामने विशाखा राजेश बैठे दिखाई देते हैं, वो पिंक एशिया का पेड़ जिनके नीचे स्वामीनाथन बैठे हुए और बव कारंथ हमेशा खड़े हुए दिखाई देते हैं, वो सीढ़ियाँ जिन पर से कार्यक्रम शुरू होने की घड़ी में हड़बड़ी में शाह परिवार उतरता नजर आता है। देर ज़रूर होती है पर गिनती में गड़बड़ कभी नहीं होती। परिवार के सभी सदस्य, जाड़ा हो या बरसात, नाटक हो या सुरजुबाई खांडे का भरथरी गायन, वे हमेशा उन सीढ़ियों से उतरते नजर आते हैं। पूर्व रंग में उन गर्मियों में हर शाम कभी नाचा, कभी माच, कभी पंडवानी, कभी भरथरी गायन होता था। आमा जी यानी मेरी दादी, जो दमे की मरीज़ थी और जिनका घर में ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में दम फूल जाता था, रोज़ पैदल हमारे साथ ये सभी कार्यक्रम देखने आती थी। एक रोज़ मैंने उन्हें भरथरी गायन के दौरान रोते हुए पाया। मैंने कहा, ये तो छत्तीसगढ़ी में गा रही हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? वे बोली, सब समझ में आता है, कथा तो एक ही है। उस दिन से छत्तीसगढ़ी मुझे भी समझ में आने लगी। आज वे भी नहीं हैं। कैंटीन के पास लगे पेड़ का हिंदी नाम पूछते अगेजी भी नहीं है। रामकुमार के चित्रों के आगे घंटों खड़े रह जाते नवीन सागर भी नहीं है। फिर भी ये दुनिया है, भारत भवन की इमारत है, अपने भीतर उन तमाम छायाओं को समेटे हुए। भारत भवन की छत पर PWD का द्वारा वाटरप्रूफिंग का सदियों से काम करती हुए 3 लंबी सांवली मराठी स्त्रियां हैं। कहीं किसी छोर से आते उदयन वाजपेयी, मदन सोनी, ध्रुव शुक्ल, अखिलेश वर्मा के हंसी के स्वर हैं। हंसी उनके कामों को झुठलाती हुई और काम उनकी हंसी को झुठलाती हुई, एक के पीछे एक। तालाब के स्थिर पानी को उतने ही स्थिर होकर देखते चुपचाप निर्मल वर्मा अब यहाँ नहीं दिखते। यह चुप्पी क्यों है? यहाँ रौनक क्यों नहीं? यह जगह इतनी निर्जन क्यों दिखाई देती है? मेरे मन का कोई ऐसा मौसम नहीं, दिन का कोई प्रहर नहीं जो मैंने भारत भवन में न बिताया हो। सुबह 4 बजे गार्डों के बेसुध सोए होने के चलते चोरों की तरह गेट फलांगते मैं, दीपाली और सपना आवाज़ सुलगाते थर्मस में से चाय पीते, चुपचाप तालाब पर हवा के चलने को सुनते, फिर एक एक कर दिन के आने की आहटों को सुनते बैठे रहते। जो आज अर्पण जी ने कार्ड बनाया उसमें एक चित्र है जिसमें सीढ़ियों पे सपना, दीपाली भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। हम सब ने साथ में यहाँ सिरेमिक मिट्टी का काम दरोज सर से और पाटीदार जी से सीखा था। ये दरअसल पहले लिखा है और बीच का एक ऐसा दौर था जब फिर मेरा आना जाना शायद बहुत कम हो गया था और एक अजीब किस्म की उदासी ने घेर लिया था। मेरे मन का ऐसा कोई मौसम नहीं, दिन का कोई प्रहर नहीं जो मैंने भारत भवन में ना बिताया हो। सुबह 4 बजे गार्डों के बेसुध सोए होने के चलते चोरों की तरह गेट फलांगते मैं, दीपाली और सपना आकर आवाज़ सुलगाते, थर्मस में से चाय पीते, चुपचाप तालाब पर हवा के चलने को सुनते, फिर एक एक कर दिन के आने की आहटों को सुनते बैठे रहते। कितनी शामें जब सूरज तालाब में नहीं, सिरेमिक्स कार्यशाला के बाहर तालाब के ठीक ऊपर लगी लोहे की जाली में बने मकड़ी के जाले में डूबता। कितनी रातें जब मिट्टी में काम करते हुए भी तालाब के उस पार से जाती गाड़ी की लाइट पानी पर घड़ी की सुई की तरह खिसकती नज़र आती। पानी पर वे रोशनी की आड़े पड़े हुए स्तंभ कि कोई उनसे किला क्यों नहीं बनाता, कि तभी उन स्तंभों को हिला देती मछुआरे की नाव की छाया। रात बढ़ चुकी होती
तो पानी को काटते चप्पुओं की आवाज़ भी आती। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि सुबह सुबह आए हम दिन भर आवा लगाने की तैयारी करते, रात भर आवे को लकड़ी खिलाते, अगले दिन की सुबह भी वहाँ देखते पाए जाते। किस कदर थकान, जिसमें आपको अपने शरीर की एक एक हड्डी, एक एक कोशिका के अस्तित्व का एहसास होता है, हमने यहाँ जानी है। कैसा आह्लाद और कितना अवसाद जाना है इन गहरे रंग के पत्थरों के बीच। यहाँ वे तमाम आले हैं जहाँ हमने अपनी थकान, अपने दुख, असहायता को सुरक्षित दुनिया से छुपाकर रख छोड़ा है। और वे तमाम जगहें भी जहाँ हम झरने से अविराम बतियाते थे। वो दिन जब मैंने अपना पहला लेख लिखा था, पटकथा के लिए श्री राम तिवारी जी ने नहीं, किसी और ने, नसीरुद्दीन शाह पर मुझसे लेख लिखवाया था। वो मेरा पहला लेख था। तो जिस दिन मैंने वो लेख ख़त्म किया था तो मेरे मन में एक उत्साह था, पहली बार मैंने कुछ लिखा था। और उस दोपहर भारत भवन आकर कुछ देर मैं पूर्व रंग की सीढ़ियों पर बैठी रही, उन पत्थरों को भेद खोलती निगाहों से देखा और तब बिना किसी से मिले, बिना सिरेमिक्स गए ही घर लौट आई थी। इस लेख को मैंने बाद में आशु और कुमुद को तालाब की ओर वाले पेड़ के नीचे बैठकर ही सुनाया था, भरी दोपहर। पर उससे खुशगवार मौसम तो पहले कभी था ही नहीं। शहर से बाहर 1 महीने के लिए जाऊं या 2 दिन के लिए, रास्ते में लौटते हुए मुझे भारत भवन के पत्थरों को एक बार देख लेने की, छू लेने की ऐसी विकलता होती थी कि मैं बता नहीं सकती। मन होता कि ऑटो चालक से कहूँ, भैया ज़रा भारत भवन होते चलिएगा। उसके पत्थर के रंग से ज़्यादा निकट, उसकी खुरदुरी छेनी के निशानों वाली सतह की छुअन से बढ़कर मेरे निकट कोई छुअन नहीं थी। एक अजीब सा स्वप्न जो मैंने कुछ साल पहले देखा था और जिसे पूरा का पूरा बयान करना तो यहाँ आवश्यक नहीं है। इस स्वप्न में मैं और मेरी माँ थे और कुछ अजीब सा दृश्य है। स्वप्न में कुछ ऐसा था कि कुछ बात हुई है जिसके कारण मैं माँ से कह रही हूँ कि मेरा ख़त्म हो जाना, मर जाना ही बेहतर है। और माँ कुछ काम कर रही हैं और वो जैसा मेरी माँ के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत वे हाँ कहती हैं। तो स्वप्न में कुछ ऐसा होता है कि जिसमें कुछ ऐसी स्थिति है कि शायद मेरी मृत्यु हो चुकी है। मैंने प्रत्यक्ष अपने शरीर को बिना कोई दर्द महसूस किए हवा में धीरे धीरे तिरोहित होते देखा था। मेरे पैर धीरे धीरे पैर गायब हुए, फिर घुटने तक, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, और अंततः मैंने देखा कि मैं पूरी तरह से गायब हूँ। और मैंने देखा कि वहाँ पे एक अलाव जल रहा था और उस अलाव में मैंने सपने में ऐसा देखा था कि वहाँ पे एक मिट्टी की छोटी सी खोपड़ी है और मेरा ये दांत बीच से टूटा हुआ है, तो उस खोपड़ी में भी दांत था जो बीच से टूटा हुआ था। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अरे देखो ये मैं अपनी खोपड़ी में भी पहचान में आ रही हूँ। और उस सपने में कुछ ऐसी बात थी कि मैं अब नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं हूँ, मैं फिर भी माँ से बात कर रही हूँ। तो मेरे मन में सपने के भीतर ही ये बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई कि मैं बहुत गहरे द्वंद्व में पड़ गई कि अब मैं हूँ कि नहीं हूँ। वह जो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई वह मैं थी कि अभी जो मैं हूँ वो मैं हूँ। कोई उपाय न देखकर, और मुझे ये भी नहीं था कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि मैंने तो खुद को विलीन होते देखा। कोई उपाय न देखकर मैंने सपने में ही भारत भवन जाने का विचार किया।
वहाँ यदि मेरे सारे मित्र मुझे पहचान लेंगे तो इसका मतलब होगा कि मैं अब भी हूँ और इस रूप में हूँ जो दूसरों को दिखाई देता है। मेरे मन में यह विचार भी आया कि यदि इन लोगों ने पहचान लिया तब भी इन्हें यह पता नहीं चल पाएगा कि मैं वह कल वाली शंपा नहीं हूँ। स्वप्न में अपनी अस्मिता पर लगे प्रश्न चिन्ह को लिए मैं भारत भवन की सीढ़ियों पर पुनः एक बार ठिठकी खड़ी हूँ। सबसे दाहिनी ओर की मुंडेर से टिककर नीचे कुएं के तल से वह मेरे मित्रों का हंसता बतियाता समूह आ रहा है। मैं दम साधे खड़ी हूँ। वे मुझे पहचानेंगे या नहीं। मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे सुना और भारत भवन से जुड़ी इन पुरानी स्मृतियों को मैंने आपके साथ साझा किया और मुझे लगता है कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस, भारत भवन जैसी जितनी संस्थाएं हैं, ये संस्था अगर नहीं होती तो ये संयोग है, लेकिन संयोग का कितना बड़ा महत्व है। ये भारत भवन नहीं होता तो मैं नहीं समझती हूँ कि जिस संगीत के प्रति मेरे कान आज इतने सजग हैं और जो मुझे इतना जीवन के प्रति उत्साह से भर देता है, या मिट्टी में जो मैं काम करती हूँ, या जो थोड़ा बहुत पढ़ने में और लिखने में मेरी रुचि है, इन तमाम चीज़ों के लिए मैं भारत भवन की आभारी हूँ। और भारत भवन न सिर्फ मैं समझती हूँ कि सैकड़ों लोग होंगे जिनके लिए भारत भवन ने हूबहू यही काम किया है। मित्रों, मुझे इस संस्मरण को आपके साथ साझा करने की बहुत खुशी है। मैं अर्पण कुमार जी की, जन सुलभ पुस्तकालय की, और आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे सुना। धन्यवाद।